ये भी। हरे कृष्णा, कैसे हो? बढ़िया। चलो, जो पहले पढ़ा था वो तुम लोगों ने? पहला पढ़ाया था, बोलना नहीं, अब तुम लोग सुनना ध्यान से भाई। पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसका पार्ट 1, आई का पार्ट 1, और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आई का पार्ट 2। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने ना अभी तक आपको ये नहीं बताया, मतलब कि अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो बस इंट्रोडक्शन क्या, थोड़ा सा नाम बता देता हूँ अपना। मेरा नाम है मोहित शाह, और मैं मेरठ में रहता हूँ। यहीं पर हमारा कोचिंग सेंटर है, और कोचिंग का नाम है श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट। ठीक है। मेरठ में कंकरखेड़ा एक क्षेत्र पड़ता है, तो कंकरखेड़े में शिव चौक पर हमारा कोचिंग सेंटर है, श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट के नाम से। चलो, बातें कम करते हैं, क्योंकि बातों बातों में ना बहुत सारा समय चला जाता है, तो बात कम करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो बच्चे सिर्फ इस वाली वीडियो को देख रहे हैं, तो वो पहले कोशिश करें कि पहले वाले पार्ट को वो देख लें। पहले वाले पार्ट में मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है आई का, कि आई में क्या स्केलरा है, क्या कॉर्निया है, कहाँ होता है, वीडियो के साथ मैंने वो सारी चीजें आपको दिखा रखी है ना। तो उसको देख करके फिर आप इसको देखें। आज जो हमें पार्ट कवर करना है ह्यूमन आई पार्ट 2, तो समझेंगे। इसमें मैंने मेनली काफी सारी चीजें कवर कर दी, जैसे कि जो जानवरों की आंखें हैं वो रात को ही क्यों चमकती हैं, ये मैंने आप लोगों को इसमें बता रखा है इस वीडियो में। कॉर्निया का क्या काम है, कि जो आई डोनेशन करते हैं, आई डोनेशन में क्या भाग डोनेट किया जाता है, और क्या जो चश्मा लगाता है व्यक्ति, क्या वो भी आई डोनेट कर सकता है, या जिसका ऑपरेशन हो चुका हो आंख का, क्या वो भी आई डोनेट कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें डाल रखे हैं, जैसे कि आई डोनेशन डेथ के कितनी देर बाद हो जाना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आज मैंने इसमें डाल रखे हैं, है ना। तो इसको हम ढंग से देखते हुए चले जाएंगे। कॉर्निया क्या काम कर रहा है, रेटिना क्या काम कर रहा है। रेटिना से दो चीजें जुड़ी हुई होती हैं, बहुत ध्यान समझना। रेटिना से दो चीजें जुड़ी हुई होती हैं, एक होती है रोड सेल और एक होती है कोन सेल। जो कोन सेल होता है वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से उसकी बीमारी होती है, कोन सेल की जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से बीमारी होती है कोन सेल की। और रोड सेल की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है विटामिन की वजह से। और विटामिन जो भाग है वो है बायोलॉजी का, यानी कि मैंने इस तरीके से वीडियो को कवर करा है कि बायो भी कवर हो जाए, फिजिक्स भी कवर हो जाए, उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड जो बायो का भाग है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बायो का भाग है, वो भी कवर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं काफी सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन चीजों को जो मैंने आपसे बताया, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। फोकस दूरी क्या होती है ना। और जो हमारा आंख का लेंस है, वो लेंस किसकी तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है, उसकी और एक्सप्लेनेशन कर रखी है। उसका अपवर्तनांक क्या होता है, ये सारी बातें कर रखी है। ठीक है। तो अब चलो, ज्यादा बात नहीं करते, हम सीधा वीडियो पे आते हैं और क्लास करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले नेत्र की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि आखिरकार नेत्र का काम क्या है, और ये भगवान ने दो ही नेत्र क्यों दिए, भगवान ने एक क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पे ये भी पता चलने वाला है आप लोगों को कि अगर एक आंख से आप देखोगे तो 125 डिग्री तक हॉरिजॉन्टल देख सकते हो, 150 डिग्री तक, है ना। और अगर दोनों आंखों से देखे, जैसे कोई कहता है ना कि एक आंख से जितना दिख रहा है उतना ही दोनों आंख से, नहीं भाई, एक आंख से जितना दिख रहा है दोनों आंख से आप थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करोगे। यानी एक आंख 150 डिग्री, तो दोनों आंख लगभग 180 डिग्री का एरिया कवर करवाती है। तो हम यहीं से अपनी बात को शुरुआत करते हैं। मैं बस पानी पी लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, है ना। चलो तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है ना। हाँ, ये सारा बता के चलूंगा। अब हम अपने नेत्र से स्टार्ट करते हैं, नेत्र की डेफिनेशन को ही देखते हैं। आप जो ध्यान से, ध्यान दो। पहला स्लाइड आपके सामने, कि जो नेत्र है, मानव नेत्र, इंग्लिश में भी पढ़ा दूंगा, वैसे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। मैंने बायलैंग्वेज ही लिखा है, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो और हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान, अगर मैं कट रहा हूँ, अगर मतलब मैं नहीं दिख रहा, दैट मीन्स अगर मैं नहीं दिख रहा तो आपको इमेज दिखनी चाहिए में, है ना, तो उसे आप ध्यान से देखो। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रिया है। आप ना एक एक लाइन को समझना। कई बार कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं और हमें वहां वर्ड समझ में नहीं आते क्या, तो ज्ञानेंद्रिया समझो, यानी कि ऐसी इंद्रियां, इंग्लिश में सेंस ऑर्गन, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो सेंस के आधार पर हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज दें, उन्हें कहते हैं सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां। ऐसी इंद्रियां जो हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान, हमारे ज्ञान को बढ़ाए, उन्हें कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। तो आंख एक ऐसी इंद्रिय है,
आंख एक ऐसी इंद्रिय है जिससे जब हम किसी चीज को देखते हैं तो देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि भाई ये तो पर्वत है, ये पहाड़ है, ये झरना है, ये नदी है, ये मेल है, ये फीमेल है ना, ये पंखा है, जैसे ये बोर्ड है। तो ये सारी चीजें हम देख के ही तो ज्ञान हो रहा है, हमें देख के ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए इसे हमने क्या बोला, ज्ञानेंद्रियां। जो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं या 5 सेंस ऑर्गन हैं। 5 सेंस ऑर्गन जैसे कि आंख, कान, नाक, आपकी जीवा और आपकी स्किन, पूरी स्किन, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपका ज्ञान ही बढ़ता है। जीभ पे स्वाद से आप बताते हो खट्टा है या मीठा है या कड़वा है, तो ज्ञान बढ़ा आप लोगों का। इसलिए ना ज्ञान इंद्रिया बोलते। देखो हर एक चीज को अगर ढंग से समझोगे यार तो बहुत मजा आने वाला है, और अगर बोर होके समझोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मन से समझो, बढ़िया ढंग से समझो तो आएगा। तो अब नॉलेज के साथ पढ़ोगे तो खूब मजा आएगा। अब डेफिनेशन को देखो, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान, मूल्यवान अगर आंख ही नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे भाई, बिल्कुल सब अंधेरा अंधेरा दिखेगा, इसलिए मूल्यवान है। सुग्राही और ज्ञानेंद्रियां हैं बड़ी सुग्राही, मतलब कि बहुत अच्छे से चीजों को दिखाने वाली, बताने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं। यह हमें इस संसार तथा चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। तो आंख क्या कर रही है, संसार को दिखा रहा है, चारों तरफ के वातावरण को दिखा रहा है, हर एक चीज को दिखा रहा है। इसके हमें योग्य बनाता है कि हम चीज को बहुत अच्छे ढंग से देख लें। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। इसे हमने 3 भागों में बांटा है। तो आपको हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो ये हमारी नेत्र की हो गई डेफिनेशन, जिसमें मैंने ज्ञानेंद्रिय बता दिया, और ये बड़ी मूल्यवान वस्तु है। हमें देखना, जो हम देखते हैं, देख करके सेंस को लगाते हैं, वो सब किसकी वजह से हो रहा है, हमारी आइज की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बोलते हैं ना, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस, जब 5 सेंस तो हमारे पास, तो सिक्स सेंस, सिक्स सेंस एक ऐसा सेंस होता है व्यक्ति में जो भविष्य की चीजों को बताने में हेल्प करता है। कहते हैं यार इसका सिक्स सेंस बड़ा तगड़ा है कि ये वाला ही काम होने वाला था। वो दिखता नहीं है, वो अंदर से ही जागृत होता है, सिक्स सेंस, ठीक है। तो सिक्स सेंस एक अलग, और 5 सेंस आपको दिख रहे हैं, सिक्स सेंस आपको दिखता नहीं है, वो अंदर से ही जागृत होता है, जिससे भविष्य की चीज बता देता है। तो ये बताता है भाई इस बात तो, जो क्या बोलते हैं कि इस तरीके से जैसे गवर्नमेंट बनने वाली है तो इसकी बनेगी, तो उसका सिक्स सेंस ऐसा काम कर रहा है कि इतने आंकड़े आ रहे हैं, है ना, इतने आंकड़े आ रहे हैं, तो यहाँ जाएंगे जाएंगे तो गवर्नमेंट किसकी बन जाएगी। तो सिक्स सेंस, समझ में आ रहा है। तो सिक्स सेंस ऐसा सेंस होता है जो आपको भविष्य की चीजें बता दे। और 5 सेंस में एक सेंस ऑर्गन हमारा आइज है, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ आइज की डेफिनेशन की, एक मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें संसार को देखने योग्य बनाती हैं, चारों तरफ के रंगों को दिखाती है, संसार को दिखाती हैं, और हमारे ज्ञान को वर्धन करती हैं। यही है हमारी नेत्र की डेफिनेशन। कि जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आखिरकार ये भी तो पता चले कि भाई वो किस तरीके से काम करती है, उसका इतिहास क्या है, वो क्या बताती है। तो ये हमारी आइज की डेफिनेशन है। अच्छा एक और सुनिए, जो भगवान ने हमें आइज दी है ना, वो 2 दी, एक नहीं। एक आइज को आप बंद करके एक आइज से देखना करें, आपको लगभग 150 डिग्री का एंगल दिखेगा, लगभग 150 डिग्री का एंगल है ना। थोड़ा और बढ़ा लें, मेरे पास अभी स्केल तो है नहीं जो एग्जैक्ट बनाऊंगा, ना आप समझ सकते हैं। तो आपको एक आंख से 150 डिग्री का एंगल दिखता है, और दोनों आंखों से 180 डिग्री, यानी कि पूरा चीज कवर होती है। देखो 180 लाइन सीधी होती है, दोनों आंखें बिल्कुल सीधा दिखाती है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ। अगर आपको इधर देखना तो टेढ़ा होना पड़ेगा, है ना। तो आपको आपकी दोनों आईज 100 लगभग 180 डिग्री के बिल्कुल सटीक दिखाती हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। एक आंख से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस चीज को नोट कर लेना हम लोग। एक आंख से 150 डिग्री, और दोनों आंखों से हमें 180 डिग्री क्षैतिज दिखता है। तो हम आंकड़े से वो कर रहे हैं 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल दिखेगा 180 डिग्री एकदम, 180 डिग्री से एकदम बिल्कुल साफ दिखेगा, ठीक है। ये दो, क्या पता आपसे किसी पेपर में पूछ ले कि एक आंख से आप कितने डिग्री तक क्षैतिज देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं तो 150 डिग्री, और दोनों आइज से 180 डिग्री। कभी बच्चा लगा दे कि दोनों आइज से 300 डिग्री, अब भैया दोनों आइज से 300 डिग्री दिखने का, समझ में आ रहा है कि 300 डिग्री दैट मींस 360 से थोड़ा सा ऐसे, थोड़ी अगर पीछे देखना है तो भैया घूम के देखोगे, ऐसे नहीं देख सकते कि आप क्या यहाँ भी देख लो, है ना। जैसे देखो मक्खी की आंख है, ऊपर है वो बिल्कुल सर पे, मक्खी की आंख ऐसे सर पे, तो एकदम घुमा लेती है, इसलिए कभी आप मक्खी नहीं पकड़ पाते, है ना, क्योंकि उसके आगे एकदम घूमते, वो चारों तरफ घुमा लेती है, फटाफट देख लेती है। तो उसमें एक अलग गुण दे रखा है भगवान ने, है ना। और हमें कितने दिए हैं, 2 गुण दिए हैं, मतलब 2 आंखें दिए हैं, 150 डिग्री, और दोनों से देखेंगे तो 180
80 डिग्री। तो ये हमारा नेत्र हुआ, नेत्र की डेफिनेशन हुई। नेत्र दो क्यों दिए हैं, इतना दिखाने के लिए दिए हैं, इतने डिग्री दिखाते हैं, इतने डिग्री दिखाते हैं, इतना क्लियर है। तो आगे आते हैं, हमने कहा 3 भागों में बांटा है। देखो मैंने हम कहा 3 भागों में बांटा है, लेकिन 3 भागों को तो हम देखेंगे। मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक चौथा भाग और बना दिया। चौथे भाग में मैंने आंख के जो जलीय द्रव है और जो कचाव द्रव है, दैट मीन्स एक एक्वियस ह्यूमर और एक विट्रस ह्यूमर, चौथे भाग में मैंने उसे रखा है। तो उसको भी मैं बताऊंगा कि उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो चौथा भाग किसका है, आंख के द्रव का है। ठीक है, तो आज हाँ इस स्लाइड मैंने कहा था ये चीता ले रखा है जिसकी आंखें चमक रही है। क्यों चमकती हैं बताएंगे, अभी वीडियो के एंड में ही बताएंगे या फिर क्यों चमके। पहले देखो, अच्छा इससे ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो बना करके दिखा रखी है पहले वीडियो, तो वहां देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एक है एंटीरियर भाग यानी कि अग्र भाग, एक मिडल पार्ट यानी मध्य भाग, और एक पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पार्श्व भाग यानी कि पीछे का। पोस्टीरियर भाग पीछे का भाग, और फ्लूइड पार्ट ये मैंने अलग से बनाया है सहूलियत के लिए, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, शायद ये माइक बंद हो गया, बस 1 मिनट रुकेगा बच्चों। शुरू हो गया तो अब ठीक है। तो एंटीरियर भाग और मिडल पार्ट एंड पोस्टीरियर भाग, और आपकी सहूलियत के लिए एक पार्ट मैंने अलग बनाया। एंटीरियर भाग, जो एंटीरियर भाग होगा ये आपको दिखाई देगा, दिखाई देगा, लेकिन इसमें से आपको लैक्रिमल ग्लैंड नहीं दिखाई देगी, अभी बताऊंगा वो कहाँ होती है। स्कैलरा आपको दिखाई देगा, वीडियो में मैंने बता रखा है। कॉर्निया दिखाई देगा, आयरस भी दिखाई देगा, प्यूपिल भी दिखाई देगा आपको ये सब। और ऑर्बिटल कैविटी ये डक्ट होती है, इसको हम एक तरीके से आई सॉकेट भी बोल देते हैं, अभी बताऊंगा इसके बारे में। ये भी मिडिल पार्ट हमें नहीं दिखाई देता आईज का, ना तो हमें लेंस दिखाई देगा ना सिलियरी मसल्स दिखाई देगा। ये आई का लेंस भी नहीं दिखाई देगा, सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशियां बोलते हैं ये भी दिखाई नहीं देगी। उसके बाद रेटिना ये भी हमें नहीं दिखाई देगा, पश्च भाग है। ऑप्टिक नर्व ये भी हमें नहीं दिखाई देगी। फ्लूइड जो है ये भी हमें नहीं दिखाई देता, एक्वियस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर, तो ये हमें नहीं दिखता। यानी कि दिखने वाला भाग ये और ना दिखने वाले भाग ये तीनों। तो इसमें हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑर्बिटल कैविटी यानी कक्षीय गुहा के बारे में बता देता हूँ, इसे सुनो ध्यान से, ऑर्बिटल कैविटी के बारे में। और इसी के साथ मैं लैक्रिमल ग्लैंड और आईलिड इन्हें भी कवर कर देता हूँ, फिर मैं स्कैलरा पे आता हूँ। तो पहले इसको देखते हैं हम। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बच्चों, तो सबसे पहला क्या पढ़ते हैं, ऑर्बिटल कैविटी। देखो ध्यान से, मैंने इमेज के साथ दिखाया, अगर मैं नहीं भी दिख रहा हूँ तो पहले आप एक बार इमेज को देख लो। ये है लैक्रिमल ग्लैंड। अब इस लैक्रिमल ग्लैंड को मैं दोबारा बताता हूँ, पहले मुझे समझना। जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी थी, इसे बोलता कक्षीय गुहा, ये हमारी जो आंख जिस सॉकेट में फिक्स है, यानी कि आप जरा समझो, अगर आपने कार्टून देखे होंगे तो कार्टून की आंख एकदम डले सी बाहर आ जाती है, फटाक से एकदम पूरी आंख बाहर आ जाती है। तो जो पूरा वो गोला बाहर आ गया है, उस गोले का वो जो गोला जिस चीज में फिक्स है ना, ये वाला गोला जो मेरी आंख का गोला, अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं बाहर तो एकदम सॉकेट बचेगा। तो जो खाली खोखला भाग है वो ये हमारा क्या, आई सॉकेट या ऑर्बिटल कैविटी। खोखला भाग जो है ऑर्बिटल कैविटी, उस ऑर्बिटल कैविटी में जाके ये हमारा गोला, आंख का जो गोला है ये हमारा फिट, जिसे हम आई बॉल कहते हैं, ये हमारा फिट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो आई सॉकेट बात समझ। अब इस आई सॉकेट यानी कि ऑर्बिटल कैविटी में ऊपर की तरफ ही होती है लैक्रिमल ग्लैंड। आई सॉकेट में ऊपर की तरफ होती है लैक्रिमल ग्लैंड। अब आप यहाँ देखो, अब इसे देखो, लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल का मतलब ये होता है आंसू। लैक्रिमल का एक मतलब होता है आंसू, इसलिए इसे हम अश्रु या आंसू ग्रंथि भी कहते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड बोल दो। लैक्रिमल का मतलब होता है आंसू या अश्रु, तो अश्रु ग्रंथि या आंसू ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड। अच्छा, जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। मैं बायो के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, वहां पे एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको। हर एग्जाम में वो काम आएगा, हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, कोई सा भी, उत्तराखंड का हो, कोई सा भी हो, तो आपको सब जगह वो काम आएगा, बहुत अच्छे ढंग से आएगा। समझ में आ रहा है? हम्म,
बच्चों 1 मिनट होल्ड करना, बस 1 मिनट। तो देखो बच्चों, क्या कहा बताया था, लैक्रिमल ग्लैंड। मार्कर रख दिया भाई मैंने इधर ही, मार्कर कब तक दिया। तो 1 मिनट रुकना बच्चों, बस एक बार में मार्कर देख लें, आप इतने से स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं है ठीक, तो आप समझो, तो जो लैक्रिमल ग्लैंड है, इसी लैक्रिमल ग्लैंड को बोलते हैं टीयर ग्लैंड, यानी कि जो आपके आंसू निकलते हैं वो इसी ग्लैंड से निकलते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना मैंने सारी बात, फिर मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लैक्रिमल ग्लैंड को टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है ना। जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड है इसको टीयर ग्लैंड कहते हैं। अब आप ये देखो ये लैक्रिमल ग्लैंड होती कहाँ है, पहले इसे देखना ध्यान से। ये जो हमारी आईज है, ये जो आईज जिस सॉकेट में है ना, जिस सॉकेट में जो मैंने अभी बताया, उस सॉकेट के अंदर ऊपर की तरफ ही हमारी होती है लैक्रिमल ग्लैंड, यानी कि अश्रु ग्रंथियां। यहाँ देखो इमेज, यहाँ आपको दिखाई दे, ये आईज, ये अंदर का भाग दिखा रहा है, इस आईज के अंदर की तरफ है ना, जिसे हमने बाहर निकाल के देखा, ये है लैक्रिमल ग्लैंड। तो इसी लैक्रिमल ग्लैंड में बनते हैं आपके आंसू, तो ये है लैक्रिमल ग्लैंड, देखो है ना, यहाँ बनते हैं आंसू। अब आपको यहाँ पे छोटे छोटे पाइप दिख रहे होंगे, मैं साइड में इसलिए हूँ क्योंकि ये इमेज प्रॉपर दिख नहीं, ये साइड में पाइप दिख रहे होंगे, इन्हीं पाइप को हम बोलते हैं लैक्रिमल डक्ट। क्या बोलते हैं, लैक्रिमल डक्ट बोलते हैं इन्हीं पाइप को। पहले इसे समझ लो, फिर मैं डेफिनेशन सारी बातें समझाऊंगा। लैक्रिमल डक्ट, तो लैक्रिमल ग्लैंड आपने देखी आईज के अंदर की तरफ दिखाई नहीं देगी हमें वैसे, है ना, आईज के अंदर की तरफ होती है, सॉकेट में अंदर की तरफ, उसी लैक्रिमल ग्लैंड में बनेंगे आपके आंसू। और वो जो आंसू बनते हैं उसी लैक्रिमल ग्लैंड से पाइप जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे पाइप, उन पाइप को बोलते हैं लैक्रिमल डक्ट, यानी कि आंसुओं के पाइप। डक्ट मतलब पाइप। अब जब आंसू निकलते हैं तो उन्हीं डक्ट में आते हैं और उन डक्ट से हमारी आईज में आ जाते हैं, ऐसे आते हैं हमारे आंसू, ठीक है। अब जब बहुत ध्यान से सुनना, जब हमारे आंसू निकलते हैं तो उस समय हमारी नाक भी बहती है और हम ऐसे करते हैं ना, हम लोग सभी करते हैं भाई, देखो ध्यान से, अब समझना बिल्कुल ध्यान से। इस चीज से मैं जुकाम को भी लिंक करूंगा और नाक को भी लिंक करूंगा। तो जब हमारे आंसू बहते हैं तो नाक भी बहती है, तो आंसू जब बहते हैं नाक भी बहती है, तो कारण क्या है, अब उस चीज को यहाँ समझो। पहले लैक्रिमल ग्लैंड समझ ली, आईज के अंदर की तरफ होती है, उसी से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। वो आंसू लैक्रिमल डक्ट के थ्रू आईज में आ जाते हैं, यानी पाइप के थ्रू आईज में आ जाते हैं और पूरी आंखों में पानी बरसना, मतलब पानी भरना स्टार्ट, आंसू टपकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लैक्रिमल डक्ट भी समझ में आ गया, लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ है वो भी समझ में आ गई। अब जरा समझो, ये जो आंसू थे इन पाइपों के रास्ते आंखों में आ रहे हैं ना, डायरेक्ट ग्लैंड ने तो आंखों में नहीं डाले, पाइप के रास्ते। तो जब कोई चीज किसी बाहरी चीज के थ्रू आ रही होती है तो ऐसी ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड या बाह्य स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। इसे मैं बायो में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से डिटेल में, वहां पे ग्रंथियां बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पाइप, पानी कहाँ पर आया, इन पाइपों में, और पाइप के द्वारा आंख में, तो इसलिए इसे बोला हमने बाहर से काम हुआ, तो इसलिए बोला एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर हुआ, बाकी चीजें वहां पर क्लियर करेंगे। अब आप डेफिनेशन को देखो, लैक्रिमल ग्लैंड को ही टीयर ग्लैंड कहते हैं, अभी समझाया। आंखों के दोनों कोनों को कैंथस कहते हैं, आंखों का ये वाला कोना और ये वाला कोना, इसे कैंथस कहते हैं। नाक के साइड वाला कोना मीडियल कैंथस, जो यहाँ वाला कोना है ये मीडियल, और ये वाला जो कोना है इसको आप बोलते हैं लेटरल कैंथस। ऊपर इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं हमसे, है ना। फिर कैंथस समझ में आया, ये कोना और ये कोना। अब आपने सब ने अपनी आंख के बिल्कुल कोने में यहाँ पे एक पिंक पार्ट देखा होगा, पिंक पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है ना, पिंक पार्ट। ये जो पिंक पार्ट होता है हमारी आईज का, ये वाला जो पिंक पार्ट होता है, अब इसको बोलते हैं कैरोंकल। क्या, कैरोंकल। आंख के कोने में पिंक कलर का जो भाग होता है उसे बोलता है कैरोंकल, ठीक है। और इस कैरोंकल में अब ध्यान समझना, ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, शायद मैं एक बार चेक कर लूंगा अभी, ठीक है। जो ये कैरोंकल होता है, इसी कैरोंकल में गौर से देखना कभी कि यहाँ दोनों तरफ हमारे दो होल होते हैं, दो छेद होते हैं, इन्हीं छेद को बोलते हैं पंक्टम। लिखा हुआ है वैसे मैंने ये, इन्हीं छेद को बोलते हैं हम पंक्टम, यहाँ ये लिखा। इस पिंक कलर के पास ही दो छेद होते हैं, पंक्टम कहते हैं, आप बस यहाँ देखते रहना मेरे। तो आंख के कोने में यहाँ पर ये कैरोंकल है, इसके दोनों कोनों की तरफ क्या होता है, पंक्टम होता है, दो छेद होता है पंक्टम, ऊपर वाले छेद को
अपर पंक्टम, नीचे वाले को लोअर पंक्टम। फिर इमेज में दिखा दूंगा। अब देखो, ये दोनों पंक्टम आंसू को सोखते हैं या ड्रेन करते हैं, अर्थात बाहर निकालते हैं नाक के रास्ते। अब जरा समझो ध्यान से पूरी चीज। वो जो पंक्टम होते हैं, जब लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू टीयर डक्ट के द्वारा आंख में आ गए, अब आंख में पानी भर गया, वो पूरा पानी इन दोनों छेद पंक्टम के द्वारा कहाँ पे गया, इस नाक में, इस नोज में। और नोज में जब पानी आया तो रोते समय नाक इसलिए आपकी बहनी शुरू होती है। तो जब हम रोते हैं तो नाक भी क्यों बहती है, इसलिए नाक बहती है कि पंक्टम से आंसू अंदर आ गए। अब पंक्टम से जो आंसू अंदर आए हैं उसका प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को भी मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। पहले इतनी बात समझ में आई, तो इसे देख लो ध्यान से। ये देखो, लैक्रिमल पंक्टम यानी कि आंसू जो आ रहे हैं उसका ये पंक्टम है, ये अंदर आएगा नोज के रास्ते, दिखाई दे रहा होगा। मैं पीछे थोड़ा सा बस इसलिए हूँ कि आपको इमेज ठीक दिखाई। तो लैक्रिमल पंक्टम ये समझ में आ गया। लैक्रिमल सैक, अब लैक्रिमल सैक, सैक मतलब थैला। अब इसको मैं एक इमेज से बना रहा हूँ, यहाँ पे देख। अब ये मानो ये हमारी आईज है, जैसे ये आईज, इस आईज के यहाँ पे क्या है, दो होल है, दो होल आईज के। ये जो दो होल हैं, ये दो होल, ये अपर पंक्टम और ये लोअर पंक्टम। इस होल से दो पाइप निकल रहे हैं ऐसे कर, और ये पाइप आगे जाके कॉमन हो जा रहे हैं और यहाँ पर एक थैले में जुड़ जा रहे हैं, थैले। इस थैले का नाम है लैक्रिमल, लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल सैक। और ये जो पाइप है हमारे, ये वाले जो पाइप हैं, इन पाइपों को हम बोलते हैं कैनालिकुलस, कैनालिकुलस। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको ये चलेगा, ठीक है। आप इससे एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वाली चीज, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या कहा कि ये जो है अपर पंक्टम और ये लोअर पंक्टम। अब इन पंक्टम से जो आंसू है वो नोज में जाएंगे। वो नोज में कैसे है, उस रास्ते को देखो। ये जिस पंक्टम से, ये हाथ से आंसू इस पाइप से जा रहे हैं, इस पाइप से, ये यार ये मार्क करूं, ये देखो। तो यहाँ भी पाइप है और यहाँ भी पाइप। इस पाइप का नाम है कैनालिकुलस, कैनालिकुलस। अब इतनी सारी बातें मैंने इसलिए नहीं लिखी कि ये तो मैं आपको ऐसे ही समझा, है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो आप लिख भी सकते हैं। हमने क्या देखा कि जो हमारा पिंक पार्ट है, उस पिंक पार्ट को हमने क्या बोला, क्रैंकल। उस पिंक पार्ट के दो छेदों को हमने बोला आप लोग का पंक्टम। इस पंक्टम से जो पाइप, समझो, पंक्टम से जो रास्ता नाक में जा रहा है, जैसे पंक्टम से जो रास्ता नाक में जा रहा है तो पाइप के थ्रू, तो जो रास्ता पाइप के थ्रू जा रहा है उस पाइप का नाम है कैनालिकुलस। यानी पंक्टम से जो पाइप जुड़े हैं, आंसू इन पाइपों में से जाएंगे, इस पाइप का नाम है कैनालिकुलस, ठीक है। अब कैनालिकुलस पाइप जिस थैले में आंसू भेज रहे हैं उस थैले का नाम है लैक्रिमल सैक, ठीक है। इस थैले से ही एक और पाइप जुड़ा है जो नोज में आ रहा है, जिसको बोलते हैं सॉरी, ये नाम मेरे थोड़ा सा एकदम से निकल गया, हाँ ये नेसो लैक्रिमल डक्ट, नेसो लैक्रिमल डक्ट। तो देखें, ये है नेसो लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। और यही नेसो लैक्रिमल डक्ट नोज के थ्रू पानी सारा बाहर आपका आता रहता है। अब बहुत ध्यान से समझो, जैसे हमें जुकाम होता है तो नोज बंद, जब नोज बंद तो नेसो लैक्रिनाइल पाइप बंद, जब ये पाइप बंद तो थैले में भी यानी कि पानी आना बंद, जब यहाँ बंद तो ये पाइप भी बंद, ये वाले पाइप बंद, तो सारा पानी कहाँ रह गया, आपका पंक्टम में। और पंक्टम में पानी रहेगा तो आंख में दिखाई देगा। इसलिए जब नाक बंद होती है तो ये छेद का जो पानी अंदर जाना होता है वो जाता ही नहीं है, छेद में ही पानी, मतलब पानी पूरा आइज में रहता है। और जुकाम के समय हमारी आंख में पानी भरा रहता है, क्योंकि नाक उस समय बंद होती है तो पाइप बंद हो गए। जब पाइप बंद हो गए तो सारा पानी आइज में रहता है, यहीं से बाहर आता रहता है। आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार देख ले, फिर से मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को कि लैक्रिमल ग्लैंड को टीयर ग्लैंड कहते हैं। आंखों के दोनों कोनों को कैंथस कहते हैं, जो दो कोने हैं कैंथस हो गया। पिंक कलर वाला भाग जो बताया मैंने उसे कैरम्पल कहते हैं। इसी पिंक वाले भाग में दो छेद होते हैं, उन्हें पंक्टम कहते हैं। पंक्टम से क्या जुड़ा हुए हैं, जो पाइप जुड़े हुए हैं उन्हें कैनालिकुलस कहते हैं। वो देखो ये है ना, और ये पाइप जिस थैले से जुड़ा है वो लैक्रिन सैक है, वो थैला। फिर इसके रास्ते, नोज के रास्ते, नेसो कैरिमल डक्ट के रास्ते वो नोज में आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है किसका, पानी के निकलने का।
आपको बस ध्यान रखना है, लैक्रिमल ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लैक्रिमल डक्ट से पानी आंख में आता है, पंक्तम से, जो पंक्तम दो छेद है उससे नाक में पहुंच जाता है, और नाक से पानी बाहर, यानी कि जब आप रोते हैं तो नाक भी बहती है। यही कारण है कि रोते समय नाक बहती है, क्योंकि पंक्तम से पानी अंदर आता रहता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अश्रु ग्रंथि के बाद मैंने आपको आईलिड बताई थी आपकी, यानी हमारी पलकें। जो हमारी पलकें होती हैं ये नेचुरली ही झपकती हैं हमारी पलकें। इन पलकों से हमारी आंखों की सफाई होती रहती है। वैसे इस पलकों के बारे में तब बाद में किसी और वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा। मेरे यहाँ पे जो समझने के उन चीजों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कीचड़ आंख में जमता है किस वजह से आता है और कैसे उनकी सफाई होती है ना, गंदगी की वजह से कैसे, गंदगी की वजह से कैसे होता है, उन सब में डिस्कस आपको बात ही करेंगे। यहाँ देखो अब आगे हमने क्या देख लिया, ये हो गया लैक्रिमल ग्लैंड हो गया। अब आ जाओ आप इस वाले विभाग पे। तो आपको मैंने एंटीरियर भाग का ये वाला भाग कवर करा दिया। मैंने पहले कहा था वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो ध्यान से समझिए। अब हम बात करते हैं स्कैलरा से। अब स्कैलरा से हम स्टार्ट करते हैं, ये और ये मैंने दोनों का लैक्रिमल ग्लैंड ये साथ। अब आ जाओ स्कैलरा में। स्कैलरा से हम बात करते हैं, सुनिए स्टार्ट। वीडियो जरूर देखना बच्चों, जो मैंने कहा था, तभी आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। स्कैलरा इसके देख, मैंने वीडियो में भी कवर करा था और यहाँ भी बताया है। जो आपकी आंख का व्हाइट पार्ट है, इसी आंख के व्हाइट पार्ट को बोलते हैं स्क्लेरा। और ये जो व्हाइट पार्ट है ना हमारी आंख का, ये पूरा एक गोला है, पूरा गोला। और इसी गोले के अंदर है हमारा रेटिना, इसी गोले के अंदर है हमारा लेंस, इसी गोले के अंदर है हमारी पक्षमाभी पेशियां। तो ये जो पूरा गोला है व्हाइट कलर का, इसी को बोलते हैं हम स्क्लेरा या दृढ़ पटल। ठीक है, देखो यहाँ मैंने दिखा रखा है, ये वाला व्हाइट वाला गोला, ये व्हाइट वाला पूरा गोला, ये जो व्हाइट वाला गोला है यही हमारा इस क्या कंजक्टिवा, कंजक्टिवा लिख रखा है मैंने, इसे समझाऊंगा आज, बीमारी जब पढ़ाऊंगा तब वहां समझाऊंगा, यानी थर्ड पार्ट में। तो स्कैलरा समझिए, ये स्कैलरा है ना पूरा व्हाइट पार्ट। आपको वैसे देखना, वैसे आप अगर इमेज में ना भी देखो तो आप अपनी आईज को वैसे देखते हैं ना, जैसे आप किसी की आंख देखो तो आंख का जो व्हाइट पोर्शन है यही आपका क्या है, स्कैलरा। और ये पूरा गोला, ये पूरा गोला हमारी पूरी जो आईज है, जो अंदर लेंस है, जो रेटिना है, इन सबको ढक के रखता है, ये सफेद वाला भाग। और ये अपारदर्शी होता है, इसमें से कोई प्रकाश एंटर नहीं करेगा, बिल्कुल अपारदर्शी भाग होता है। देखो नेत्र का गोला बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, यानी जो अंदर आईज है आपकी, उसके अंदर जो लेंस है, जो द्रव भरा हुआ है, ये सब, ये पूरा नेत्र का गोला एक जिस कवर से ढका हुआ है, गोल कवर से, उस गोल कवर को नाम दे रहे हैं हम स्कैलरा या दृढ़ पटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दृढ़ पटल कहते हैं और नेत्र गोले का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसका व्यास कितना होता है, 2.3। कभी एग्जाम में पूछा कि नेत्र गोले का व्यास कितना होता है, यानी डायमीटर ऑफ आईबॉल इज 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारा ये बनता है। तो ये हुआ हमारा स्कैलरा। व्हाइट पोर्शन बिल्कुल गोल होता है, ये बिल्कुल व्हाइट, हमें तो ऐसा दिख रहा है चपटा हुआ सा, तो ऐसा नहीं है, ये पूरा पूरा गोल है, पूरा का पूरा गोल, तो उसको बोलते हैं स्कैलरा। तो व्हाइट पोर्शन स्कैलरा, वीडियो में भी क्लियर करा था, यहाँ पे मैंने पॉइंट भी बता के क्लियर करा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डायमीटर 2.3 इसका हमारे स्कैलरा ने जो हमारा आईबॉल ढका हुआ है उसका। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अब स्कैलरा के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, मैं आपको ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जो कवर करें, बहुत अच्छे ढंग से देखो। फर्स्ट पार्ट ये कवर कराया, सेकंड पार्ट स्कैलरा, और थर्ड पार्ट आ रहा हूं मैं कॉर्निया। तो स्टार्ट कहां से हो रहा था हमारा, मैंने बिल्कुल आई सॉकेट से स्टार्ट किया और लैक्रिमल ग्लैंड पहले बता दी आई सॉकेट के साथ में, क्यों वो वहीं कवर होती है तो इसलिए वो वहीं बता दी। अब आप समझो ध्यान से, कॉर्निया पे आ जाते हैं। अब कॉर्निया को बहुत ध्यान से समझना, ये जो कॉर्निया है यही हमारा, जब हम आई डोनेट करते हैं तो यही कॉर्निया डोनेट किया जाता है। इसको क्लियर करते हैं हम अब आपको। ये देखें कॉर्निया, है ना, कॉर्निया, कॉर्निया सूक्ष्मंडल। The front part of the eyeball is the transparent and raised, which is called cornea. This cornea covers the iris and pupil. Light enters the eye of the first time through this membrane. देखो ध्यान से, कॉर्निया नेत्र गोले के सामने का भाग,
पारदर्शी व उभरा हुआ होता है। ये जो कॉर्निया होता है ना बच्चों, ये कॉर्निया यहाँ दिखा रखा है मैंने, ये कॉर्निया आपके आयरस को और आपके प्यूपिल को, इन दोनों को कवर करता है। मैंने वीडियो में भी अच्छे से बताया था और यहाँ का इमेजेस के साथ आपको बता रहा हूँ। तो आपकी आईज का ध्यान दो, सफेद पार्ट स्कैलरा, इस सफेद पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच है एक आयरस, और उस आयरस के बिल्कुल बीचों बीच में एक डॉट है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। तो इस आयरस और इस प्यूपिल के बाहर एक परत चढ़ी हुई है, पन्नी जैसी, देखो ये दिख रही है पन्नी जैसी परत, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। इसी पन्नी जैसी ट्रांसपेरेंट परत को कहते हैं कॉर्निया। और आईज में लाइट सबसे पहले यहीं से एंटर करती है, इसी कॉर्निया से एंटर करती है। अच्छा, इस कॉर्निया को ब्लड की जरूरत नहीं होती, और ये कॉर्निया जो ऑक्सीजन लेता है वो एटमॉस्फेयर से ही ले लेता है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना, इसे ब्लड की जरूरत नहीं होती। तो यही कॉर्निया एक ऐसी चीज है, यही कॉर्निया एक ऐसी चीज है, जब बच्चे का जन्म होता है, ऐसे माने जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो जीवित है ना, जब तक वो जीवित है, जितनी आयु तक वो जीवित है, तब तक इस कॉर्निया का आकार नहीं बदलता। इसको भी हमें ध्यान रखना है। कॉर्निया एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बिल्कुल चेंज नहीं होता। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। नेत्र गोले का सामने का भाग पारदर्शी, अभी मैंने बताया पारदर्शी है, जो किसको ढक रहा है, आयरस और प्यूपिल को ढक रहा है। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, लाइट इसी में से एंट्री करेगी। उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ रहता है, जिसे स्वच्छ मंडल, हिंदी में स्वच्छ मंडल कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया आयरस व पुतली को कवर करता है। पुतली बिल्कुल बीच का काला डॉट भाग, बिल्कुल बीच का, अभी बताऊंगा, बिल्कुल बीच का काला डॉट भाग वो पुतली, और ये जो बड़ा भाग है वो आयरस, उसके बीच में पुतली। आयरस ही आपका कलरफुल भाग होता है, अभी क्लियर करूंगा करता है। पहली बात, नेत्र में प्रकाश इसी झिल्ली से प्रवेश करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सबसे पहले जो लाइट है वो कहाँ से एंट्री करती है आंख में, तो आप बताएंगे कॉर्निया से एंट्री करते हैं। कॉर्निया कैसा होता है, पारदर्शी, किसको ढकता है, आयरस और प्यूपिल को। इतनी बात खत्म। आगे देखो, आई डोनेशन। जब भी आई डोनेशन होती है तो आई डोनेशन के समय आंख का कॉर्निया ही डोनेट होता है। पेपर में पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि आई डोनेशन के समय आंख का कौन सा भाग डोनेट होगा, ठीक है, तो कॉर्निया। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कॉर्निया को मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर बदल लेना चाहिए, है ना, और कॉर्निया को बदलने में कितना समय लगता है। तीसरा ये पूछ सकता है, क्या अगर किसी व्यक्ति को मोतिया बिंद का ऑपरेशन हो रखा हो, क्या वो भी अपना कॉर्निया दान कर सकता है ना। ये पूछ सकता है, क्या कुछ चश्मे वाला व्यक्ति अपना कॉर्निया दान कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट पेपर में बनते हैं, है ना। तो इस सारे पॉइंट को हम देखते हैं ध्यान से। कॉर्निया समझ में आ गया ना। कॉर्निया आयरस और प्यूपिल को कवर करके रखता है। ये ट्रांसपेरेंट भाग होता है और पहली बार तीन से लाइट एंट्री करती है। देखो ध्यान से, आई डोनेशन। आई डोनेशन में नेत्र का कॉर्निया ही दान किया जाता है। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे बच्चों, नेत्र में जब नेत्र दान जो कहते हैं उसमें कॉर्निया दान किया जाता है। किसी भी आयु का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, किसी भी आयु का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। चश्मे पहनने वाला प्लस मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर चुका व्यक्ति में नेत्रदान कर सकता है। भी है वो में नहीं है, वो भी है, उसे आप ठीक कर लेंगे, ये भी है, भी है ना। तो जो चश्मा पहनता है और जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो गया हो, वो भी कॉर्निया दान कर सकता है। आप बहुत ध्यान समझना, अभी कॉर्निया आगे वाला पार्ट है, यानी प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रही है, प्रॉब्लम लेंस में हो रही है, इसलिए मोतियाबिंद पर प्रॉब्लम लेंस में हो रही है, इसलिए आप स्पेक्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्निया में जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो कॉर्निया चेंज हो सकता है, चाहे मोतियाबिंद वाला व्यक्ति हो और उसने ऑपरेशन करा रखा हो, और चश्मे वाला व्यक्ति हो तो उसका भी कॉर्निया दान कर सकते हैं। नेत्र, अब यहाँ पे देखो, मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेने चाहिए, यानी कि जो कॉर्निया है वो कॉर्निया निकाल लिया जाता है 4 से 6 घंटे के अंदर, और कॉर्निया निकालने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। एक व्यक्ति नेत्रदान करके 4 व्यक्ति को दृष्टि प्रदान कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक व्यक्ति, कभी पेपर में आ जाए कि एक व्यक्ति ने अपना कॉर्निया दान किया तो उससे कितने लोग दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, तो 4 लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी कॉर्निया में जो लेयर्स होती हैं उनको इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है कि 4 लोगों की आईज आ जाए, मतलब 4 लोगों को 4 लोग देख पाए, उनको आईज डोनेट कर दी जाए। तो 4 लोग, आप इतना ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति नेत्रदान करके 4 व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है, ठीक है।
4 से 6 घंटे भी याद रखेंगे, मृत्यु के बाद इतने के अंदर में कर लेगा काम। 4 से 6 घंटे के अंदर तक नेत्र चेंज करना पड़ेगा, और नेत्र चेंज करने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। देखो समय है 10 से 15 मिनट का, ध्यान समझना, समय है 10 से 15 मिनट का, यानी कि निकालने का जो प्रोसेस है वो 10 से 15 मिनट। और 4 से 6 घंटे क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो 6 घंटे के अंदर अंदर उसका कॉर्निया निकाल, तो जो निकालने में समय लगा वो है 10 से 15 मिनट का। और जो प्रोसेस है निकालने का कि कितने घंटे के अंदर निकालना है मृत्यु के बाद, तो 4 से 6 घंटे के अंदर निकालना है। समझ में आया? ये कॉर्निया, कॉर्निया अपवर्तन के द्वारा किरणों को आगे भेजता है। अपवर्तन यानी अपवर्तन का नियम, इस नियम को मैं पढ़ाऊंगा, डाल दूंगा, और जिस बच्चों को पता है अपवर्तन का नियम उन्हें ये समझ में आ रहा होगा भाई, जब लेंस यानी कि बाहर से कोई रेज आई और लेंस के थ्रू अंदर गई तो वो रिफ्रैक्ट हो गई यानी अपवर्तित हो गई, तो अपवर्तन के द्वारा वो अंदर चली गई, वो रेज अंदर चली गई। तो अपवर्तन का नियम क्या है, इस पर भी मैं वीडियो बना के डालूंगा। अभी मैं नेत्र को पढ़ा रहा हूँ, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि अपवर्तन के द्वारा किरणों को आगे भेजता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब आगे देखो, तो आपने बहुत अच्छे ढंग से मैंने कोशिश करी समझाने की, शायद आया होगा, पक्का है ना? अच्छा बच्चों, एक चीज और, अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है कि यार ये हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं कि सर ये हमें दोबारा बता दे, ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसे दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भाई? और देखो यार, पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसा होता है कि कुछ और बोल रहा हूँ, लिखा हुआ कुछ और है और मुंह से कुछ और निकल गया, तो उसे माइंड ना करें भाई, वो ठीक कर देंगे, मतलब वो निकल जाता है ऐसे फ्लो फ्लो में। ठीक है? तो उसे ये ना सोचे कि गलत पढ़ा दिया, लिखा हुआ ठीक ही होगा वो। ठीक है? अगर फिर भी लगता है आप लोगों को, तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि भैया ये वाली हमें प्रॉब्लम है, उसे आप दोबारा बता दो, तो मैं दोबारा डिस्कस को कर दूंगा। अब सुनो, स्कैल्रा हो गया, कॉर्निया हो गया, और अब आता है किसकी, आयरस। तो आयरस पे आ जाओ, आयरस को देखो, ये थोड़ा लंबा वीडियो है, मैंने आपसे पहले कहा था, है ना, पर आपको इसमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यकीन मान लो, आयरस हमारा अभी लेंस बिल्कुल यही है, आई डोनेशन में है हमारा भाग, इसको देखते हैं। अभी आयरस, हिंदी बोलते हैं इसको परितारिका, हिंदी में परितारिका। कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। अब ये जो कॉर्निया था, इस कॉर्निया ने, मैंने कहा था आयरस, आयरस क्या है, आपकी आंख का जो कलरफुल वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं, आयरस कहते हैं, कलरफुल वाले भाग को। और ये जो कलरफुल वाला भाग है ये हर किसी का अलग अलग रहता है, किसी का नीला, किसी का ब्राउन रहता है, किसी का ये ब्लैक रहता है। तो ये जो आयरस है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतारिका। तो ये जो आपका काला बड़ा भाग है इसको आयरस बोलते हैं। देखो यहाँ मैं दिखा रखा हूँ, ये बड़ा भाग आयरस, ठीक है, बड़ा भाग आयरस, वैसे देख ले, ये बड़ा भाग आयरस, ठीक है। ये तो इसी की बात चल रही है। कॉर्निया के पीछे, अभी कॉर्निया आयरस पर पुतली को ढक रहा था, है ना, तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, ये रंगीन होता है, आंख का, पेपर में आंख का कलरफुल भाग कौन सा है, तो आप बताएंगे आपका आयरस। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसमें से कोई लाइट अंदर नहीं जाएगी, ये बिल्कुल अपारदर्शी होता है, लाइट अंदर नहीं जाएगी, जिसे परितारिका या आयरस कहते हैं। ये आयरस, ये आयरस है, ये आयरस ही लिख दिया इसे, आप ठीक बोल रखा है, ये आयरस। सही कर देता हूँ मैं इसको, आयरस, आयरस, ये आयरस पुतली का आकार नियंत्रित करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आयरस है, ये आयरस, इस बीच में जो छेद है इसे पुतली बोलते हैं। आयरस के बिल्कुल बीचों बीच जो काला डॉट है वो एक छेद है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम पुतली बोलते हैं। आयरस कंट्रोल करता है पुतली के साइज को, यानी पुतली अगर बड़ी हो रही है तो आयरस से मदद करेगा, पुतली अगर छोटी हो रही है तो आयरस से मदद करेगा। तो आयरस पुतली के साइज को कंट्रोल करता है, पूछा पेपर में। और आंख का रंगीन भाग यही, कलरफुल भाग यही होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि पुतली के भाग को कौन कवर करता है, तो पुतली के साइज को आयरस कवर करता है, आयरस नियंत्रित करता है, कवर यानी सॉरी कवर बोल रहा हूँ, कंट्रोल। तो नियंत्रित कौन करता है, पुतली के साइज को आयरस कंट्रोल करता है। अब आप सुनो ध्यान से, इसी के तुम्हें बाद मैं आपको प्यूपिल बताने वाला हूँ, यानी पुतली, जो बिल्कुल बीच का डॉट भाग, ये पुतली। अब इसे देखते हैं, आयरस समझ में आ गया, अब पुतली को समझो, देखो पुतली को समझो, देखो पुतली, आयरस पर्दे के बीचों बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहता है, और यही पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को निर्मित करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्निया से प्रकाश पहली बार एंट्री करा, एंट्री करने के बाद वो पहुंचता है पुतली पर,
क्योंकि जो आयरस है वो तो है पारदर्शी है, वहां पे तो पहुंचेगा, अगर पहुंचेगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पुतली पर पहुंचा, जब वो पुतली पर गया तो पुतली प्रकाश के अकॉर्डिंग बढ़ती और सिकुड़ती है। तो उसे बढ़ने और सिकुड़ने में कौन मदद कर रहा है? आयरस। आयरस पुतली को कंट्रोल कर रहा है और पुतली प्रकाश को कंट्रोल कर रही है, यानी कि जो आईज में जो प्रकाश जा रहा है वो इसी पुतली के माध्यम से जा रहा है। तो अब जरा समझो ध्यान से, आयरस पर्दे के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, और यही पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। यानी कि आंख के अंदर जो लेंस पे प्रकाश जाएगा वो इस पुतली से होकर जाएगा। तो पुतली अगर बड़ी होगी तो प्रकाश ज्यादा, पुतली अगर छोटी होगी तो प्रकाश कम। तो प्रकाश को नियंत्रित करता है पुतली, और पुतली को नियंत्रित करता है आयरस। ध्यान रखना बच्चों, कभी आयरस लगा दो कि प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, आयरस नहीं आएगा, उस समय पुतली, और पुतली को नियंत्रित आयरस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो पुतली की विशेषता समझो। अधिक प्रकाश में छोटी और कम प्रकाश में बड़ी। जब आप बहुत ज्यादा रोशनी में जाते हो तो आपके आंखें चुंधिया जाते हैं, खुद ही ऐसे करके देखते हो तो पुतली का साइज, ये बीच वाला डॉट अपने आप छोटा हो जाता है। तो अधिक प्रकाश में ये छोटी हो जाएगी, और अगर आप अंधेरे में जाते हो तो आपकी आंखें, कम प्रकाश में जाते हो तो आपकी आंखें खुद ही बढ़ जाती है, खुद ही बढ़ जाती है ना, अपने आप। तो कम प्रकाश में पुतली का साइज बड़ा और अधिक प्रकाश में पुतली का साइज छोटा। इसका मतलब पुतली ने ही तो कंट्रोल किया कि कितनी लाइट आएगी, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? अधिक प्रकाश में छोटी और कम प्रकाश में बड़ी। तो पुतली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, तो आंसर लगाएंगे पुतली, और पुतली को कौन कंट्रोल करता है, तो आंसर लगाएंगे आयरस। क्लियर बच्चों? आगे आ जाओ। देखो तो हमने कितने भाग कवर कर लिए, देखो ध्यान से। जो मैंने पढ़ा दिया एक बार वीडियो को रोक करके उसे एक बार रिवाइज करो, फिर आगे वाली वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। फिर देखो आगे वाली। पहले ऑर्बिटल कैविटी, लैक्रिमल ग्लैंड कवर कर दिया मैंने आपको, स्कैलरा कवर कर दिया, कॉर्निया कवर कर दिया, आयरस कवर कर दिया, और प्यूपिल, पुतली, नेत्र तारा, ये कवर कर दिया। यानी कि एंटीरियर भाग हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप वीडियो को यहाँ रोक करके, अब वीडियो को यहाँ रोक करके पहले इसको पढ़ ले, नोट कर ले, फिर आगे वाला पार्ट इसका आप देखें। समझ में आया बच्चों? देखो ये सारा कवर कर दिया। जो बचेगा, मैंने कहा है जो बचेगा उसे हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे वहां से कवर कर जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो आप लोग तक आ गए। हम लोग ने यहाँ तक कवर कर लिया सारा भाग बहुत अच्छे ढंग से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके आगे हम आएंगे अब मिडल। चलो बच्चों, अब देखो मध्य भाग को, माता का भाग कवर कर देता, अब हम आएंगे मध्य वाले भाग में। यानी कि अब हम किस वाले भाग को देख रहे हैं, देखो ध्यान से। अब मैं आपको बता रहा हूँ मिडल पार्ट में लेंस एंड सिलेरी मसल्स, अब इन दोनों में ये दिखाई नहीं देता। और ध्यान से, मेरे हिसाब से भाई कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, और आया भी होगा। बार बार बोल रहा हूँ कि जो चीज यहाँ से छूट जाएगी वो हम प्रीवियस ईयर से कवर कर जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो आओ, लेंस और ये पहले ध्यान रखना, ये दिखाई नहीं देते हम लोगों को, सिर्फ हमें तो फर्स्ट पार्ट ही दिखता है, ये हमें दिखाई नहीं देते। तो आगे लेंस वाले पार्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंस। यहाँ देखो लेंस, इसे मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ, फिर इसकी इमेज। आयरस के ठीक पीछे, आयरस तक का हमें भाग दिख गया था, आयरस के ठीक पीछे लेंस होता है। देखो ये है लेंस, वीडियो में मैंने दिखाया था। ये आपका कॉर्निया, ये आपका आयरस, और ये काला वाला आपका वो छेद यानी कि पुतली, और इसके पीछे लेंस। तो आयरस के पीछे होता है लेंस। ये जो लेंस है हमारा, ये लेंस आंख का जो नेचुरल लेंस है, ये एक क्रिस्टल का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है, क्रिस्टलीय प्रोटीन का। इसमें बहुत सारी लेयर होती है, इस लेंस में बहुत सारी लेयर होती है। तो एक क्रिस्टलीय प्रोटीन का लेंस बना होता है, और ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करता है। लेंस से होकर ही प्रकाश रेटिना पर पहुंचता है, यानी कि यहीं से प्रकाश जाता है। जब मैंने वहां वीडियो दिखाई थी, समझाया था, यहीं से प्रकाश जाता है। और ये रेटिना, येलो कलर का जो भाग दिख रहा है आपको, ये येलो कलर का भाग, ये सारा रेटिना है। इसी रेटिना पर प्रकाश पहुंचता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रेटिना पर प्रकाश किससे होकर पहुंचता है, तो लेंस से। और आंख का नेचुरल लेंस किसकी तरह काम करता है? उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये काम करता है। देख, आइरिस के ठीक पीछे लेंस होता है,
आंख का लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। लेंस से होकर ही प्रकाश रेटिना पर पहुंचता है, इसी से होकर रेटिना पर पहुंचेगा। लेंस का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कितना होता है 1.44, कहीं कहीं 1.42 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1.4 भी लगाएं तब भी ठीक है ना। तो 1.44 क्या होता है इसका अपवर्तनांक। मैंने कहा था लेंस अपवर्तन के नियम पे काम करते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, देखना बहुत अच्छे से। तो जब कोई रेज एक मीडियम से, यानी बाहर है एयर, तो एयर से यानी वायुमंडल, एयर से लेंस के अंदर जा रही है तो उसका मीडियम चेंज हो रहा है, और जब मीडियम चेंज होता है तो उसको ही हम अपवर्तन के नियम में पढ़ते हैं, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो ये किस पे काम कर रहा है, अपवर्तन पे नियम पे, इसलिए इसका अपवर्तनांक है 1.44। आ गया पेपर में क्वेश्चन कि आंख का लेंस किसकी तरह काम करता है, आप बताएंगे उत्तल लेंस की तरह। दूसरा क्वेश्चन, अपवर्तनांक कितना होता है 1.44 होता है, किसका बना होता है, क्रिस्टलीय प्रोटीन का बना होता है, और लेयर, काफी सारी लेयर इसमें होती है। समझ में आया, बात क्लियर हुई। तो लेंस यहाँ होता है, ये हमें नहीं दिखाई देता, मिडिल पार्ट। अब इसी लेंस के साथ है यहाँ पर, ये जो है ये, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। देखें सिलियरी मसल्स का क्या काम होता है, इसको देखिए आगे। देखो यहाँ पर है सिलियरी मसल्स, ये जो है दिख रही होंगी आप लोग को, ये जो है ना, ये सिलियरी मसल्स जिसने लेंस को पकड़ रखा है। पहले आप पढ़ो इसके बाद। लेंस अपने स्थान पर इन्हीं पेशियों के बीच टिका रहता है। जो सिलियरी मसल्स हैं ये कोरोइड आगे, तो कोरोइड पढ़ाऊंगा मैं, कोरोइड आगे की तरफ आके जो फैल रहा है कोरोइड, वो कोरोइड की ही बातें हैं, यानी आंख का कोरोइड है, वो कोरोइड जो है वो आगे आ रहा है आंख में, यहाँ से कोरोइड देखो, ये लाल लाल है ना, ये लाल लाल, ये चॉकलेट कलर का होता है, लगभग चॉकलेट कलर का, अभी समझाऊंगा कोरोइड क्या है, चॉकलेट कलर का होता है। तो यही आके आके सिलियरी मसल्स बना रहा है ना, और ये सिलियरी मसल्स हमारे लेंस को बीच में टिका के रखती है। तो जो लेंस टिका हुआ है इन्हीं सिलियरी मसल्स से टिका हुआ है, समझ में आया। तो पेपर में क्वेश्चन बना कि लेंस किनके बीच में टिका रहता है, सिलियरी मसल्स के बीच में या पक्षमाभी पेशियों के बीच में। अब इन पक्षमाभी पेशियों से काम देखो कैसे होता है, अब ध्यान से समझना इस वाली चीज जो यहाँ लिखी, पहले यहाँ पर देख लो, लेंस अपने स्थान पर इन्हीं पेशियों के बीच में टिका रहता है, और ये पेशियां ही लेंस के आकार को बदलने का कार्य करती है, लेंस के आकार को बदलने का कार्य यही पेशियां करेंगे। अब समझो, अगर ये पेशियां ऐसे पास होंगी, ऐसे पास में आएंगी, तो लेंस मोटा होगा या नहीं होगा, पक्का मोटा होगा, ध्यान से समझ। और जैसे लेंस मोटा होगा तो लेंस के पीछे की दूरी और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज समझ लो, फोकस दूरी, पहले मैं फोकस दूरी समझा दूं फिर दोबारा मैं इस पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ फोकस दूरी का यूज है। देखो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और लेंस गोल हो जाता है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। तो फोकस दूरी का यूज हो ना, सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है तो लेंस गोल यानी मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। तो पहले फोकस दूरी समझ क्या होती है, देख फोकस दूरी, फोकल लेंथ, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है, यही फोकस दूरी, यानी लेंस से रेटिना के बीच की दूरी। अभी रेटिना थर्ड पार्ट है लेकिन मैंने वीडियो में बता रखा है, तो रेटिना और लेंस के जो बीच की दूरी है वही होती है लेंस की, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी, इसे याद रखना बच्चों, ठीक है, कि फोकस दूरी क्या होती है। तो नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। अब आगे ये देखो, अब ये जो सिलियरी मांसपेशियां है, सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, अगर ये सिकुड़ेंगी तो लेंस ऐसे दबाएंगी तो ये गोल चीज है, दबाएंगी तो ये मोटा होगा, जैसे इन्होंने दबाया तो मोटा होगा, तो लेंस वो मोटा, जैसे ये मोटा होगा तो ये आपकी रेटिना, पीला पीला भाग ये रेटिना, तो रेटिना ये मोटा होकर इधर फैलेगा, जब फैलेगा तो इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी ना, तो बीच की दूरी हो जाएगी कम। तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और लेंस गोल हो जाता है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। आया क्वेश्चन कि अगर सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ेगी, कम होगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो अगर सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी कम होगी, मैंने बोला कम होगी, सिकुड़ेंगी तो लेंस बढ़ेगा और फोकस दूरी कम हो जाएगी। समझ में आया। अब दूसरी चीज देखो, अगर सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, आय को होंगी तो लेंस मोटा और दूरी कम, अगर ये फैलेंगी यानी शिथिल होंगी मांसपेशियां तो लेंस ऐसे पतला होगा, और जब लेंस पतला होगा तो ये भाग आगे खिसक जाएगा, पिचक सा जाएगा, और अगर पिचक जाएगा तो दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि दूरी बढ़ जाएगी। समझ में आया।
इनका यूज मैं करूंगा आंख की समंजन क्षमता में, तो आप इसे ध्यान से देख के रखेंगे। तो मैं आंख की समंजन क्षमता पढ़ूंगा तो इसे मैं यहाँ फिर बताऊंगा आप लोगों को। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमें ये भी समझ में आएगा फोकस दूरी कब बढ़ती है और कब कम होती है। यानी सिलेरी मांसपेशियां किसको टिका के रखिए? लेंस को। अगर ये सिकुड़ेंगी लेंस मोटा दूरी कम, अगर ये फैलेंगी लेंस पतला दूरी ज्यादा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैंने यही लिख रखा है। दूर रखी वस्तु के लिए, ये था पास रखी वस्तु के लिए, यानी कि अगर कोई वस्तु पास में है तो सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ जाएगी, इसका भी ध्यान रखना, ये पॉइंट छूट गया है ना। तो अगर कोई वस्तु पास में है तो सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, इसलिए आप जो पास देखो आप ऐसे करके देखो, ऐसे करके, है ना। तो यानी कि अगर बहुत पास है तो आप थोड़ा आंख को मिचोड़ते हो, जब आंख को बीचते हो आंख को, तो यानी सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ गई है, पास की जगह के लिए आप आराम से सिकुड़ जाती है, तो फोकस दूरी कम। तो फोकस दूरी अगर कम है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई वस्तु पास रखी है तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ेगी, कम होगी, अपरिवर्तित रहेगी या किस प्रकार से रहेगी। तो अगर कोई वस्तु पास में और आप उसे देख रहे हैं तो लेंस आप समझो कि पास में, अच्छा तो सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ी, अच्छा लेंस मोटा हुआ, अगर मोटा हुआ तो दूरी कम, तो वस्तु पास तो दूरी कम, और वस्तु दूर तो सिलेरी मांसपेशियां खुली, है ना, लेंस पतला तो दूरी बढ़ गई। तो दूर वस्तु के लिए दूरी बढ़ जाती है, पास वस्तु की दूरी कम हो जाती है। कौन सी? फोकस। तो ये लिखा मैंने फोकस दूरी। दूर रखी वस्तु के लिए सिलेरी पेशियां रिलैक्स्ड फैल जाएंगी, हो जाती है, जिससे लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये डेफिनेशन जो समझ में आया बच्चों। फोकल लेंथ, फोकल दूरी समझा दिया, फोकल लेंथ बता दिया। द डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस टू द रेटिना इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ठीक है, ये भी समझा देता मैं। तो हमारा अब सिलेरी मसल्स का भी काम हो गया। सिलेरी मसल्स क्या काम कर रही हैं समझ में आ गया। लेंस को टिका के रखती हैं, है ना, और सिकुड़ना और फैलने का काम हो रहा है, फोकस दूरी एडजस्ट हो रही है इसी की वजह से। समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं जो हमारा कौन सा पार्ट है। देखो आप दो पार्ट कवर कर गए, बार बार सिर्फ इसलिए कि ध्यान रखें, पहले ये कवर कराया और ये भी हमारा फिनिश हो गया। आप वीडियो को रोक सकते हैं, पहले इतना पढ़ लें फिर आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आ रहे हैं लास्ट भाग में अपनी, और फिर इसी तरह मैं बहुत आराम से बता दूंगा आप लोग को। लास्ट भाग में आ रहे हैं, अब आ जाओ पोस्टीरियर भाग में। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट, ये रेटिना। ठीक है, एक बार देखें आप इसे। चलो अब आप मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रेटिना में। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखो कि जो इमेज बनती है ना, अगर आता है पेपर में क्वेश्चन, इसे छोड़ के पहले मेरी बात सुना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र में इमेज या प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप बताएंगे रेटिना पर बनता है। पहला पॉइंट रेटिना पर बनता है। और रेटिना जो होता है ना, वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वो बनाता है वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि जो बनाता है स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड। स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान रखेंगे रेटिना पर ही बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें पेपर में, प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, बहुत सारे पूछे गए हैं कि रेटिना पर बना गया प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है, तो आप बताएंगे वस्तु से छोटा, उल्टा एंड वास्तविक, यानी कि रियल। ठीक है, तो अब समझो ये, अब अभी रेटिना को देखो, जब रेटिना बनना कैसे होता है। रेटिना का ही संबंध होगा ऑप्टिक नर्व से। यहाँ तो मैंने यही दो पार्ट कवर करे हैं, और इसी रेटिना में आएंगे अब कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, इसी में आएंगे। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से, पर ये देख लो कि हमें इसमें अब लास्ट ये और ये ऑप्टिक नर्व और ये। ठीक है, आओ अभी तक, और अब ध्यान रखना, बहुत बहुत ढंग से पढ़ना इस वाली चीज को। देख, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व जो होती है ये माइंड से जुड़ी होती है, और ये ऑप्टिक नर्व है ये येलो दिख रही है, और यही ऑप्टिक नर्व तो आगे फैल रही है येलो येलो भाग की। तो यानी इन्हीं ऑप्टिक नर्व का जब फैलाव आगे हो रहा है तो यही बन रही है रेटिना। इन्हीं ऑप्टिक नर्व का जब फैलाव आगे हो रहा है तो यही बन रही है रेटिना। क्लियर हुआ? और यही रेटिना जब पीछे जाके श्रिंक हो रहा है, और यही जो नर्व्स हैं यही माइंड में जाती हैं, है ना, माइंड तक सिग्नल पहुंचाती हैं, यानी माइंड से पहुंच के सिग्नल पहुंचाती हैं, और माइंड में वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है माइंड की वजह से। तो मैंने बताया क्या कि जो रेटिना है वो एक्चुअल में ऑप्टिकल नर्व का ही भाग है आपकी तरफ, जो ऑप्टिकल नर्व आगे फैली हुई है वही हमारी क्या है, रेटिना। क्लियर हुआ? और ये सबसे पीछे का भाग है रेटिना का, आंख के पीछे का भाग रेटिना। जो इमेज बनती है वो रेटिना पे ही बनती है बच्चों, इमेज किस पे बनती है? रेटिना पे ही बनती है। देखो
ये कोमल, ऊपर लिखा हुआ है मैंने इंग्लिश में, पहले बोल देता आप उसे पढ़ सकते हैं। इट इज अ सॉफ्ट माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। सेंसिटिव स्टार्टिंग में बताया था, ज्ञानेंद्रिय जो ज्ञान की वो करती है ना, सेंसिटिव, सॉरी वो सेंस होती है, सेंस ऑर्गन होती है, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, बड़ी मृदुल, एकदम से कोमल, बड़ी कोमल होती है, सेंसिटिव बड़ी कोमल। तो ये एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन होती है, और इस झिल्ली में बहुत सी संख्या में लाइट सेंसिटिव सेल पाए जाते हैं। अब लाइट सेंसिटिव सेल यानी कि जो प्रकाश आ रहा है यहाँ तक, तो बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो प्रकाश के लिए सुग्राही हैं, यानी कि प्रकाश को एक्सेप्ट करते हैं। जब लेंस से लाइट आएगी तो इसी रेटिना पड़ेगी ना, तो एक प्रकाश यानी कि वो लाइट जो है उसको बोलते हैं प्रकाश सुग्राही, इन्हें ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है रेटिना इन्हीं सेल को, तभी इमेज बनाता है, बिल्कुल सही इमेज बनाता है होते हैं। अर्थात ये कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। दोबारा देख लें, ये एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है और इस झिल्ली में बहुत सी संख्या में लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। अर्थात ये कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि जो रेटिना है वो कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी कोशिकाओं से। और इन्हीं कोशिकाओं में अभी मैं पढ़ाऊंगा शलाका कोशिकाएं आपको इसी के अंदर, है ना। और मतलब कि रोड सेल्स और कोन सेल्स, कोशिका मतलब कि सेल, इंग्लिश में कोशिका को सेल बोलते हैं। तो बहुत सी कोशिकाओं से बनी होती है। इन्हीं में मुख्य जो कोशिकाएं हैं वो दो हैं, रोड और कोन सेल। अभी आगे देखते हैं, ये कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। नेत्र लेंस ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। यही मैंने बताया कि जो रेटिना है वो किससे बना है, ऑप्टिक नर्व का फैलाव ही है। यही आपका रेटिना है, पीला भाग सबसे पीछे का भाग है आपका आइस का। इसी पे लेंस से आएगा जो प्रकाश होता है, इसी पे फोकस होता है, तो प्रतिबिंब इसी पे बनता है। कैसा बनता है, छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो रेटिना है कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो कोशिकाएं हैं उनमें दो मुख्य कोशिकाएं हैं, उन्हें आप समझो ध्यान से। रेटिना में दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं है ना, संवेदी कोशिकाएं मतलब सेंसरी सेल, जो सेंस कर लेती है एक तरीके से। तो दो प्रकार की होती है, एक होती है कोन सेल और एक होती है रोड सेल। ध्यान से समझना, जो कोन सेल है इसे बोलते हैं शंकु कोशिका, और रोड सेल को बोलते हैं हम शलाका कोशिका। रोड सेल को शलाका कोशिका। कौन, देखो यहाँ लिखा है, एक बार पहले इमेज देख लो आप, क्योंकि मेरे आने से इमेज थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी। जब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फिर आप देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखो अगर ये दिखती है सही, तो यहाँ पहले एक बार इन्हें देखो। देखो ये है कोन, शंकु जैसे बने हुए हैं कोन, और ये है रोड, रोड जैसे बने हुए। ये रोड और ये कलरफुल, शंकु यानी कलरफुल। तो आपकी आईज में जैसे आपको आए ना कि जो आंख में कलर पहचाने जाते हैं, तो वो कोन की वजह से, तो कोन बने हुए हैं, कोन शंकु जैसे, कोन की वजह से कलर पहचाने जाते हैं, इसलिए कलरफुल बना रखे हैं, है ना। तो ये जो सेल सेल है, कोन और रोड सेल, ये दोनों काम होते हैं रेटिना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कलर पहचानने में प्रॉब्लम है तो उसके कौन सेल खराब है, और अगर किसी व्यक्ति को अंधेरे में नहीं दिखाई दे रहा यानी कि कम प्रकाश में नहीं देख पा रहा, तो उसके रोड सेल खराब हैं। तो पहले आप लोग ये देख लो, रेटिना के अंदर ही दो सेल हैं, मैंने बताया रेटिना के भाग है, रेटिना में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उनमें से एक है कोन सेल और एक है रोड सेल। तो कोन सेल का क्या काम होता है, रोड सेल का क्या काम होता है, वो समझता हूँ। कोन सेल कलर पहचानने में मदद करता है, और रोड सेल कम प्रकाश में देखने में मदद करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोन सेल खराब होते हैं तो व्यक्ति कलर नहीं पहचान पाएगा, और अगर रोड सेल खराब होते हैं तो व्यक्ति कम प्रकाश में देख नहीं पाएगा। अब आप समझे इस चीज को कैसे, फिर मैं दोबारा उस इमेज को दिखाऊंगा आप लोग को, जरा समझो। जो एक कोन सेल है ये हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसे मैं बायो में पढ़ाऊंगा। कोन सेल जेनेटिक प्रॉब्लम, और इसे जीन थेरेपी से ही दूर किया जाता है। यानी कि कोन सेल वाली यानी कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो कोन की वजह से, और कलर ब्लाइंडनेस आपका दूर नहीं होता, अगर दूर होगा तो जीन थेरेपी से दूर होगा। जब मैं बायो पढ़ाऊंगा तो वहाँ जीन थेरेपी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो जीन थेरेपी क्या होता है कि जोन सा जीन खराब है कलर वाला उसको निकाल लिया जाता है और दूसरा जीन ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ना। वो बाकी चीजें वहां देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जो ये कोन सेल है ये रेटिना में ही है, और इसकी वजह से व्यक्ति कलर पहचानता है। अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो किसकी वजह से है, कोन सेल की वजह से। दूसरा समझो रोड रोड सेल, जो रोड सेल है ये रोड सेल क्या होते हैं, अब आप देखो इसे मैं छोटा कर देता हूँ, ये देख लियो आपने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका लेना चाहें तो। ऐसे छोटा करते हैं पहले,
और फिर आप एक चीज को समझ लेते हैं, इतना रख लेते हैं, आपको दिखता रहेगा। यहाँ शंकु कोशिका की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है और ये एक जेनेटिक समस्या है। बिल्कुल ध्यान रखना कि आपसे पूछेगा कि कौन सेल कहाँ होते हैं, तो आप बताएंगे रेटिना पर, और पूछेंगे इसकी वजह से, इसकी समस्या क्या होती है, इसकी समस्या होती है कि कलर पहचान में नहीं आता। अगर आपके आंखों के कोण खराब हो जाएंगे तो आपको रंग पहचान में नहीं आएंगे। तो ये तो हो गई जेनेटिक प्रॉब्लम। अब हम आते हैं विटामिन की जो प्रॉब्लम होती है। विटामिन की प्रॉब्लम से होता है आपका, जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, इस स्कूल में यही बता रहा हूँ आप लोग को। तो जो रतौंधी होता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, वो आंखों के रोड सेल खराब होते हैं तब होता है। ठीक है, और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल भी है एक तरीके से, है ना। तो जो विटामिन ए से हमें मतलब रेटिनॉल। तो आप समझे ध्यान से, रेटिनॉल से ही हमें मिलता है रोडोप्सिन। मैं वो सारी चीजें क्लियर करता हूँ यहाँ ध्यान दो। रोड सेल जब हम अंधेरे में जाते हैं या दिन ढलने लगता है तो रोड सेल आपस में जुड़ने लगती हैं और ये रोड हमारे दृश्य क्षेत्र में वृद्धि कर देते हैं, जिससे हम कम प्रकाश में देख सकते हैं। बहुत ध्यान रखें, ऐसे रोड होते हैं, ये रोड होते हैं ना। तो जैसे हम कम प्रकाश में जाते हैं ना, तो ये रोड आपस में एक ऐसे, ये डंडे इसे रख देते हैं, दूसरे बना देते हैं। जैसे ये रोड है, ये सामान्य रोड है, जब कम प्रकाश में जाते हो तो ये रोड जुड़ने लगते हैं, ऐसे जुड़ने लगते हैं आपस में। बहुत सारे होते हैं तो ये आपस में ऐसे जुड़ने लगते हैं। ठीक है, और जुड़ करके ये दृष्टि का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। जब आप कम प्रकाश में जाते हैं तो ये रोड आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके आपकी आंख का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे आप कम प्रकाश में देख लेते हैं। और ये जिससे जुड़ रहे हैं, ये जो लिक्विड है जिससे जुड़ रहे हैं, इसी का नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, है ना। इसी लिक्विड का नाम है आपका रोडोप्सिन। ऐसे ठीक करके लिख देता हूँ, सिरप करने। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखें। तो इसी लिक्विड का नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, 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 एच आ सकता है, एक बार स्पेलिंग देख लेंगे यार, रोडोप्सिन, है ना। तो रोडोप्सिन, समझे क्या कहा हमने कि जब रोड सेल में प्रॉब्लम होती है, रोड सेल में यानी कि अगर आप कम प्रकाश में जा रहे हो तो ये रोड सेल आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके ये रोड सेल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ करके दृष्टि का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे आप कम प्रकाश में देख सकते हैं। अब अगर आपके रोड सेल खराब हो गए तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। अगर ये आपस में नहीं जुड़ेंगे तो आपको कम प्रकाश में देखने में समस्या होगी। किसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। समझ में आया बच्चों, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि रेटिना में दो प्रकार के सेल है, कोन सेल और एक रोड सेल। तो रोड सेल का इलाज हो जाता है लेकिन कोन सेल का इलाज तो नहीं होता, या जीन थेरेपी से होता है। तो रोड खराब होंगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, और अगर कोन खराब होंगे तो कलर ब्लाइंडनेस होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने आप लोग देख लें ध्यान से। तो बच्चों क्लियर हुआ है, ठीक से समझ में आया। तो देखो हाँ लिख भी रखा है मैंने, ये रोड सेल जिस केमिकल के माध्यम से, इस ये जो केमिकल है ना बीच में केमिकल से जुड़े हुए, इसी केमिकल का नाम है रोडोप्सिन। तो रोड सेल इस केमिकल के माध्यम से जुड़े होते हैं, उस केमिकल का नाम है रोडोप्सिन। अर्थात अगर रोडोप्सिन नहीं होगा तो ये रोड आपस में नहीं जुड़ेंगे, और अगर ये नहीं जुड़ेंगे तो आप कम प्रकाश में नहीं देख पाओगे। और ये जो रोडोप्सिन बनता है, ये बनता है रेटिनॉल से। ये रोडोप्सिन किससे बनता है, हमारे शरीर में रोडोप्सिन रेटिनॉल से बनता है, यानी रोडोप्सिन का निर्माण रेटिनॉल से। और रेटिनॉल यानी विटामिन ए। तो विटामिन ए लेंगे तो रेटिनॉल बनेगा, रेटिनॉल बनेगा तो रोडोप्सिन बनेगा, रोडोप्सिन बनेगा तो रोड अच्छे होंगे, रोड अच्छे होंगे तो कम प्रकाश में देख लेंगे। और अगर विटामिन ए नहीं तो रेटिनॉल नहीं, रेटिनॉल नहीं तो रोडोप्सिन नहीं, रोडोप्सिन नहीं तो रोड नहीं, मतलब रोड ठीक नहीं, और रोड ठीक नहीं तो कम प्रकाश में नहीं देख पाएंगे। इसलिए रोड की प्रॉब्लम कम प्रकाश में समस्या उत्पन्न करती है देखने में, और टोन की प्रॉब्लम कलर देखने में प्रॉब्लम करती है। भाई यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है पार्ट। देखते हैं, अगर आप देखते हो 1, 2 और 3 रेटिना बता दिया, अब रह गया बस आपका ऑप्टिक नर्व। तो आप उसको भी कवर करके चलें, इसे भी हम समझाते हैं। लास्ट टॉपिक है ये वाला ऑप्टिक नर्व का। अब आ जाओ इस पे। ऑप्टिक नर्व या नेत्र संबंधी तंत्रिका। जब रेटिना पर प्रकाश पड़ता है, रेटिना पर आ गया प्रकाश,
रेटिना पर, और मैंने कहा था यही रेटिना ऑप्टिक नर्व में बन रहे हैं। रेटिना पर प्रकाश आ गया, जैसे प्रकाश पड़ता है तो रेटिना की कोशिका एक्टिव हो जाती है, ये सारी कोशिका एक्टिव हो गई, ठीक है, एक्टिव हो जाती हैं और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करती हैं। जैसी आएंगी तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करते हैं, ये जो कोशिका होती है रेटिना की, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इन्हीं ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क तक पहुंचता, ऑप्टिकल नर्व द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, और जो इमेज रेटिना पर बनी थी उस इमेज को, रेटिना पर बनी थी उल्टी, तो मस्तिष्क तक ये सिग्नल गए हैं, यानी कि जैसे इस पे लाइट पड़ी तो ये रेटिना के जो कोशिका होती है वो एक्टिव हो जाती है, कोशिका की एक्टिव हो जाती है, और जैसे ये कोशिका एक्टिव होंगी तो सिग्नल जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती हैं, और ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। जैसे ही मस्तिष्क तक पहुंचता है तो मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हमें इमेज सीधी दिखाई देती है। यानी ऑप्टिक नर्व से रेटिना पर जो लाइट पड़ी वो लाइट ऑप्टिक नर्व के माध्यम से कहाँ पहुंची, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क ने वो चीज हमें सीधी करके दिखाई। अर्थात वस्तु को सीधा देखने में मदद करता है हमारा मस्तिष्क। तो क्लियर हुआ ऑप्टिक नर्व। ये लास्ट टॉपिक था ऑप्टिक नर्व वाला मेरा, है ना। इसके अंदर अब जो एक दो पॉइंट रह गए मैं उसे भी समझा देता हूँ, उसे समझो बहुत ध्यान से देखना। रेटिना से ही जुड़े हैं ऑप्टिक नर्व, इसी ऑप्टिक नर्व से जो सिग्नल, यानी रेटिना पर जो रोशनी पड़ती, जो इमेज बनी थी, उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में जनरेट करके ये ऑप्टिक नर्व उस इमेज को इलेक्ट्रिक फॉर्म में जनरेट करके ये ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क तक भेज रही है, और मस्तिष्क उन्हें पढ़ करके हमें कैसा अनुमान लगाता है कि इमेज एकदम सीधी है। तो रेटिना पर बनी उल्टी, लेकिन मस्तिष्क में वो कैसी बनी, सीधी, तो मस्तिष्क हमें वो चीज सीधी दिखाई देगा। ठीक है भाई, देख लो बच्चों, सारा पार्ट मैंने कवर करा दिया। मैंने आपसे कहा था वीडियो लंबी होगी ये वाली, आप इसे तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, ये एक साथ पढ़ सकते हैं। ये भी भाग कवर करा दिया, ये भी, और ये भी, ये भी, और ये भी कवर करा दिया। अब बचा आपका ये द्रव, इस द्रव को भी देख लो, तो हमारे लगभग सारे पार्ट से कवर हो जाएंगे। फिर एक दो पॉइंट और बता दूंगा आप लोगों को मैं अच्छा सा, ये सब बता दिया मैंने आप लोगों को। ये आ जाओ, अब आप हर एक पार्ट जाने, कहाँ कॉर्निया, कहाँ लेंस, कहाँ आयरस, कहाँ प्यूपिल, सब जान गए। तो ये समझना, एक होता है एक्वियस फ्लूइड, ये जलीय द्रव होता है। A transparent fluid is filled between the cornea and the eye lens, यानी कि अब आई लेंस भी बताया जो उत्तर लेंस की तरह था, और कॉर्निया भी बताया जो आयरस और प्यूपिल कवर कर रहा था। तो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव भरा है ना, उसी को बोलते हैं आप जलीय द्रव। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं, और इसका अपवर्तनांक पेपर में पूछा जाएगा कि जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1.336 होता है। वॉल्यूम 0.3 ml, यानी जो द्रव है इसका वॉल्यूम 0.3 ml होता है, 0.3 मिलीलीटर का होता है ये द्रव। ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो आप अगर देखें ध्यान से, है ना, तो 0.3 ml पूछा जाएगा आपसे कि जलीय द्रव कितने मिलीलीटर होता है, तो 0.3, और इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.5, पीएच मान 7.5। ये पीएच वाली वैल्यू मैं सब आपको समझाऊंगा जब मैं आपको बायो में ब्लड पढ़े, ठीक है, अभी समझ। तो और वॉल्यूम 0.3 ml सिलेरी बॉडी से निकलता है, और ये जो हमारा है मतलब जलीय द्रव जो होता है ये किससे निकल रहा होता है, सिलेरी बॉडी से, यानी सिलेरी मसल्स होते हैं उनसे ये रिलीज हो रहा होता है। अब पता है कितना वॉल्यूम उतना, और सिलेरी बॉडी से। तो कभी पूछा पेपर में कि जलीय द्रव कहाँ होता है, तो आप बताएंगे बच्चों कि जलीय द्रव कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में। अब इमेज को क्लियर करो, ये नेत्र लेंस बताया था पीछे, कॉर्निया आगे, उनके बीच में जो द्रव भरा हुआ है वो है आपका जलीय द्रव। क्लियर हुआ। ये फैक्चुअल पॉइंट है, इन्हें याद रखना बच्चों, ये फैक्चुअल पॉइंट है, इन्हें याद। नेक्स्ट आ जाओ विट्रियस ह्यूमर। अब ये क्या होता है, काचाभ द्रव, ठीक है, ये जेली टाइप होता है, लगभग जेली टाइप होता है। ये नेत्र लेंस व रेटिना के बीच होता है। अब आपको नेत्र लेंस भी पता और रेटिना भी पता, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में काचाभ द्रव, विट्रियस ह्यूमर। और इसका कार्य है, इसका मेन कार्य है कि जो नेत्र की शेप है उसको गोल रखने में मदद करता है, यानी कि आंख की जो शेप है ना आपकी, उसे गोल रखने में यही लिक्विड काम करता है आपका, जो किसके बीच में है, रेटिना और लेंस के बीच। अपवर्तनांक वही होता है जो उसका है, मेनली रेटिना की शेप को मेंटेन रखता है। मतलब मेनली रेटिना को, जैसे अगर द्रव भरा होगा तो रेटिना चारों तरफ है ना, तो उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखता है कि उसकी गोलाई मेंटेन रहे। समझ में आया बच्चों। तो ये हो गया हमारा विट्रियस ह्यूमर। अपवर्तनांक ध्यान रखेंगे, ये किसके बीच में है विट्रियस ह्यूमर, रेटिना
और लेंस, और हमारा एक्विस ह्यूमर, लेंस और कॉर्निया। पेपर में पूछा जाएगा तो पक्का अच्छे से कर देना, ठीक है। अब आपका ये दोनों तरफ भी हो गए। अब आपके कुछ पॉइंट बच गए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, उसका नहीं लिया तो उसका भी ले लें, मैं कर देता हूँ, इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट, हो गया होगा, इसका भी ले लें। चलो बच्चों, अब बस हम अपने लास्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं, थोड़ी सी समझ जाए। एक है नेत्र की समंजन क्षमता, और एक है नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एक है फार बिंदु और एक है निकट बिंदु। इसे करते साथ हमारा टॉपिक पूरा हो जाए। आ जाओ, तो इसे भी आप समझ लो अच्छे से। तो ये है हमारी नेत्र की समंजन क्षमता। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप समझ। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, नेत्र की समंजन क्षमता। अब बहुत ध्यान देना, समंजन का मतलब होता है एकोमोडेशन, यानी कि हिंदी में सामंजस्य की एक सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बिठाना। तो नेत्र की तालमेल बिठाने की क्षमता क्या है, देखो। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस का मतलब है आपका वही आई लेंस। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने आपसे बताया था सिलेरी मसल्स अगर सिकुड़ेंगी तो लेंस मोटा और फोकस दूरी कम, सिलेरी मसल्स फैलेंगी तो लेंस पतला और फोकस दूरी ज्यादा। तो यही जो है फोकस दूरी को एडजस्ट करना, यही है नेत्र की समंजन क्षमता। समझ में आया, ये है नेत्र की समंजन क्षमता। क्लियर हुआ बच्चों, यानी वही फोकस दूरी जो एडजस्ट हो रही है, ये नेत्र की समंजन क्षमता। जब मैं आपको निकट दृष्टि थर्ड पार्ट में जब समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि कैसे वस्तु पास रख रहे हैं, कैसे वस्तु दूर रख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए समंजन क्षमता समझेंगे कि जब नेत्र अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है तो वही है उसकी समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। क्लियर हुआ, द पावर ऑफ द आई लेंस ड्यू टू व्हिच इट एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ। ठीक है, आगे देखो इसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सीधा पूछा जाता है पेपर में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो आप बताएंगे 25 सेंटीमीटर। मतलब कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी आंख की जो स्पष्ट दृष्टि होगी कि वो नियर मतलब कि पास कहाँ तक चीजों को देख सकता है। तो पास में अगर चीज उसकी 25 सेंटीमीटर पे रखी हो तो दिखाई देगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर से आगे आगे तो नहीं दिखाई देगी। आप खुद देखो, ये कोई पेज है ना, अगर आप इस पेज को ऐसे करके देखो कुछ भी नहीं दिखाई देने का भाई, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, धुंधला हो जाएगा, धुंधला। इसलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम यानी कि न्यूनतम आपको 25 सेंटीमीटर को रखना पड़ेगा, तब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसी को कहते हैं नेत्र का निकट बिंदु। कभी पेपर में आया कि नेत्र का निकट बिंदु क्या है, तो आप बताएंगे 25 सेंटीमीटर। वह न्यूनतम दूरी इंग्लिश में ऊपर मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन, बिना किसी तनाव के अगर आप देख रहे हो तो उसे बोला जाना है हम क्लियर विजन, या मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। हिंदी में सुन लो, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखे कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है, बिना किसी तनाव के अगर आप स्पष्ट देख रहे हो उसे कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और निकट बिंदु की आंख से दूरी, निकट बिंदु यानी कि वो निकटतम बिंदु जिसे आपकी आंख देख सकती है, वो 25 सेंटीमीटर पे रखा होना चाहिए। इसीलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को निकट बिंदु भी कह देते हैं, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी कह देते हैं। कंफ्यूज मत होना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोले 25 सेंटीमीटर, आंख का निकट बिंदु बोले 25 सेंटीमीटर, आपको 25 सेंटीमीटर लिखाना है। बोले बिना तनाव के, यानी कि आपकी आंख से अगर कोई चीज 25 सेंटीमीटर पे रखी है तो बिना तनाव के आप उसे देख सकते हैं। अगर उससे आगे आएगी तब खुद ही बहुत जोर पड़ने लगता है आंख पे, देखो यहाँ आएगा ना तो आंख सर में दर्द होने लगता है ना, क्योंकि उसकी इमेज ठीक नहीं बन रही। अगर इमेज ठीक नहीं बनी यानी रेटिना में प्रॉब्लम, रेटिना में प्रॉब्लम यानी कि ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम, ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम तो सर में प्रॉब्लम, इसलिए जब पास चीज आती है तो सर में दर्द होने लगता है। समझ में आ रहा है बच्चों, पास चीज वो सर में दर्द होने लगता है, इसलिए हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर तो दूर रखना होता है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, निकट बिंदु की आंख से दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को ही निकट बिंदु कहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, निकट बिंदु बोले स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोले आप 25 सेंटीमीटर ही लगाएंगे, अगर इससे आगे रखेंगे तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, एक पॉइंट और देख लो इसमें, तो लास्ट है हमारा दूर, फार पॉइंट, वह दूरतम बिंदु जिसे कोई नेत्र साफ देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है ना। अगर नेत्र जितनी दूर तक साफ देख रहा है वही उसका दूर बिंदु कहलाता है, और स्वस्थ
आंख का दूर बिंदु अनंत होता है। आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में कि जो बिल्कुल एकदम क्लियर आइज होती है उसका दूर बिंदु फार पॉइंट क्या होता है, तो लगाएंगे इन्फिनिटिव यानी कि अनंत होता है। और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत। ये आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। पूरा कराया मैंने, बहुत कोशिश के साथ आपको पढ़ाया है ना, मतलब कि प्रयास के साथ आपको पढ़ाया। तो अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। फिर मैंने बताया कि कोई इसमें डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में लिख देना, है ना। इसके बाद जो मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ वो अब इसके दोष जो है उस पर वीडियो बनेगी, ये हमने यहाँ पूरा खत्म करा। फिर उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, है ना। साथ ही मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, हिस्ट्री पढ़ा रखा। अभी बहुत जल्दी हिस्ट्री का पार्ट 2 मैं डालने वाला हूँ, वीडियो की पार्ट 2 की, आप उसे देखें। फिर धीरे धीरे करके मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, मैं सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो आप मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, कन्फर्म है, गारंटी है आप पक्का कामयाब होंगे। जो बच्चा मेहनत करता है वो बिल्कुल कामयाब होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है भाई। आप बहुत अच्छे ढंग से दिन रात एक करके पढ़ो, जो चीज पढ़ाई जा रही है उसका रिवीजन करो, मैथ्स का रिवीजन करो, साइंस, मैंने साइंस को इतने अच्छे ढंग से मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि बहुत से बच्चे साइंस को देखते ही नहीं है और उसके 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा के जाऊंगा। ऐसे मैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट की क्लास भी आपके सामने आएंगी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पर आप सिर्फ मेहनत करें और लगातार बने रहें, चीजों के साथ रिवीजन करते रहें, बिल्कुल कमी नहीं आने की। आप लिख के लें, पक्का गारंटी कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बहुत अच्छे से पढ़े, है ना। और क्या बोलते हैं, काफी टाइम भी हो गया है वीडियो शूट करते करते मुझे, तो आप बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना, ठीक है। हरे कृष्णा। और बहुत अच्छे से पढ़ें, बार बार मैं यही बोलूंगा कि रिवीजन करें, बिना रिवीजन कुछ नहीं होने का, बहुत अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें। अच्छा, एक टॉपिक रह गया इसमें, है, वो तो रह गया तुम्हारा, उसे और देख लो, उसे और देख लो, वो छूट गया जो कलर पार्ट बताया था। सॉरी, एक कलर पार्ट रह गया था ना, उसको और देख लो भाई, बस एकदम से याद आ गया वो बात करते करते। हाँ, ये लास्ट पार्ट रह गया था, इसको और देख लो भाई, है ना। जो आंखों का अध्ययन होता है उसको ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी। और नेत्र विज्ञान, मतलब स्पेलिंग है भाई, देख लेना, बोलने में प्रॉब्लम हुई है। ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं इसको, आंखों के अध्ययन को। ऑफ्थेल्मोलॉजी आंखों का अध्ययन। कभी पेपर में आया कि आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है, नेत्र विज्ञान या ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद टैपिटस लूसिडम, जो टैपिटम लूसिडम होता है, यही इसी की वजह से जानवरों की आंखें चमकती हैं। बहुत ध्यान रखना, टैपिटम लूसिडम, इसकी वजह से जानवरों की आंखें चमकती है। जानवरों की आंखें रात में चमकने की वजह उनकी आंखों में मौजूद एक विशेष परत होती है जिसे टैपिटम लूसिडम कहते हैं। तो टैपिटम लूसिडम की वजह से आंखें चमकती हैं। अश्रुग्रंथि मैंने आपको बता दी थी, अश्रुग्रंथि आंख के अंदर की तरफ होती है और इस ग्रंथि के अंदर कुछ पाइप होते हैं जिन्हें लैक्रिमल डक्ट कहते हैं, मैंने वहां पढ़ा दिया था। और जो आंख में आंसू बनते हैं वो इन्हीं पाइप द्वारा आंखों में भेजे जाते हैं। जो वो आंसू बनते हैं वो इन्हीं पाइप द्वारा आंखों में आते हैं, ये मैंने पहले पढ़ा दिया था। इमेज वहां देख के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बताया था ना कि पाइप से आते हैं, उन्हें लैक्रिमल डक्ट कहते हैं, वहां क्लियर कर दिया था। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये ध्यान रखना, टैपिडम लूसिडम, इसकी वजह से क्या बनता है, जानवरों की आंख रात में चमकती है। और आंख का अध्ययन अध्ययन क्या कहलाता है, ऑफ्थेल्मोलॉजी। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग, और फिर हम चलते हैं। चलो, ठीक है, बुझिया हुआ, ठीक है। हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बहुत अच्छे से कवर करेंगे उसमें जितने भी दोष हैं हमारे उन्हें, और हिस्ट्री क्लास के साथ, ठीक है। हरे कृष्णा। चलो।